डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू स्तुति एकेडमी। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के थर्ड वीडियो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है लैटिस पॉइंट एंड यूनिट सेल। पीछे के दो क्लासेस में सेशन में हमने बतलाया था आपको कि व्हाट एक्चुअली सॉलिड इज, व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, एंड व्हाट इज द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉलिड एग्जिस्टिंग इन नेचर, and the basis of classification was arrangement pattern of constituent particle and nature of constituent। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट सेल के बारे में और क्रिस्टल लैटिस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी सॉलिड अगर हम लोग ले रहे हैं तो उस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आइदर एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उसके पोजीशन फिक्स्ड होते हैं। तो थ्री डायमेंशनल एरे ऑफ सॉलिड जो होगा उसमें डिफरेंट प्लेसेस पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे और उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के फिक्स्ड पोजीशन को ही हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। पहली बात कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैज फिक्स्ड पोजीशन इन इट्स क्रिस्टल, और जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट पैटर्न है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट पैटर्न को ही सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट पैटर्न को ही हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। और उस क्रिस्टल लैटिस में किसी इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स या यानी इंडिविजुअल पार्टिकल के पोजीशन को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट। जरा ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल लैटिस एंड लैटिस पॉइंट इज डिफरेंट थिंग। लैटिस पॉइंट इज फिक्स्ड पोजीशन ऑफ is fixed position of particle in its solid crystal, in its solid in its solid। अब जैसे मान लो कि हमने किसी सॉलिड का अगर थ्री डायमेंशनल व्यू ले रहे हैं, हम तो टू डायमेंशनल ही फिगर बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर एटम है, एटम है, एटम है। अब आप इमेजिन करो कि इसके ऊपर भी एटम का हमने लेयर बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। तो एटम एटम एटम, फिर इसके ऊपर भी एटम रखिए, नीचे भी एटम रखिए, बाएं भी रखिए और दाएं भी रखिए, तो एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क मिलेगा। तो इस नेटवर्क को हम लोग कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। और इस नेटवर्क में जो अरेंजमेंट पैटर्न में एक स्पेसिफिक पोजीशन जो था उसको हम लोग कहेंगे लैटिस पॉइंट। अब देखा जाता है कि सॉलिड में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, सॉलिड में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उसके फिक्स्ड पैटर्न थ्रू आउट क्रिस्टल लैटिस एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्डरली प्लेस्ड होते हैं। तो अगर सॉलिड के किसी एक पोर्शन का आप स्टडी करेंगे, जो कंडीशन किसी एक पोर्शन का होगा दूसरे पोर्शन में भी वही अरेंजमेंट पैटर्न रहेगा, तीसरे पोर्शन में वही, एंड इन ऑल डिफरेंट पार्ट अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेम। और यहीं से कंसेप्ट आया यूनिट सेल का। ऐसा माना गया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट सेल से बना हुआ है। यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। ध्यान दीजिए, जैसा कंपोजिशन है यहाँ वैसा ही यहाँ, वैसा ही यहाँ, हर जगह। यानी हर जगह अगर इसी पार्टिकल को रिपीटेडली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में मूव करा दें तो सॉलिड का निर्माण होगा। जो कंपोजिशन इस पोर्शन का वही कंपोजिशन इस पोर्शन का, वही कंपोजिशन पोर्शन का अगर है, मतलब एक ही यूनिट सेल रहा होगा, एक ही जैसा अरेंजमेंट पैटर्न रहा होगा जो थ्रू आउट डायमेंशनली रन किया होगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड का वह है स्मॉल पोर्शन जिसके कांस्टेंट रिपीटेशन सॉलिड का निर्माण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। तो अब यह यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया? सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। इससे स्मॉल यूनिट कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। द यूनिट सेल इज द सिंपलेस्ट repeating unit
ऑफ सॉलिड। अब जरा ध्यान दीजिए, हर पोर्शन में इसके रिपीटेशन से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मान लीजिए इसको, और एक इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस का आप इमेजिनेशन की। तो हर डायरेक्शन में यूनिट सेल को हमने मूव कराया, सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ। तो अब जो प्रॉपर्टी यूनिट सेल का होगा, इंटायर सॉलिड का भी प्रॉपर्टी क्या होगा, वही होगा, क्योंकि इंटायर सॉलिड किससे बने हुए हैं, इसी यूनिट सेल से बने हुए हैं। यह पोर्शन भी इसी के जैसा यूनिट है, यह पोर्शन भी इसी जैसे यूनिट से हैं। तो इसलिए कहता है कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द सॉलिड। अब यूनिट सेल के क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, जरा ध्यान दीजिए। क्राइटेरिया फॉर यूनिट सेल, दो क्राइटेरिया यूनिट सेल के बनाए गए। क्राइटेरिया फॉर यूनिट सेल, तो जैसे सॉलिड थ्री डायमेंशनल है, वैसे ही यूनिट सेल भी क्या होगा, थ्री डायमेंशनल होगा। दो क्राइटेरिया बनाए गए। पहला तो एक्सपेंशन अलोंग डिफरेंट एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर जेड एक्सिस हम ले रहे हैं, तो अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सपेंशन अगर ए है, वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सपेंशन अगर बी है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग एक्सपेंशन सी है, यानी कि इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी कहते हैं। तो पहला क्राइटेरिया आपका यूनिट सेल का हुआ एक्सपेंशन एलोंग डिफरेंट एक्सिस। दूसरा, अब अगर लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का एंगल को अगर हम लोग अल्फा माने, लेंथ और हाइट के बीच के एंगल को हम लोग बीटा माने, और हाइट और ब्रेड्थ के बीच के एंगल को अगर हम लोग गामा माने, तो पहला तो क्राइटेरिया हो गया एक्सपेंशन अलोंग डिफरेंट एक्सिस, मतलब ए बी एंड सी एक क्राइटेरिया हुआ। दूसरा क्राइटेरिया है एंगल बिटवीन डिफरेंट फेसेस, एंगल बिटवीन डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट फेस, तो दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। तो दो क्राइटेरिया आपके यूनिट सेल के हो गए, ए बी और सी क्या है, इसके बीच क्या रिलेशन है, और दूसरा अल्फा, बीटा और गामा का क्या वैल्यू है, इसके बीच क्या रिलेशन है। ये दो आपके क्राइटेरिया होंगे यूनिट सेल के। अब इस दो क्राइटेरिया के बेसिस पर डिफरेंट यूनिट सेल को डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन हम लोगों को मेन पढ़ना है क्यूबिक यूनिट सेल। इस क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ना है। इस क्यूबिक यूनिट सेल का क्या क्राइटेरिया है कि इसमें लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट होगा, यानी कि एक्सपेंशन अलोंग डिफरेंट एक्सिस इज सेम आइडेंटिकल एंड इट इज इक्वल टू एल। दूसरा इसके क्राइटेरिया जो हैं, यानी कि एंगल बिटवीन डिफरेंट फेसेस जो हैं, वो क्या होंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। देखिए तो जरा क्यूबिक यूनिट सेल को अगर हम ड्रॉ करें, उसमें कंडीशन है कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट होना चाहिए, और दैट शुड बी इक्वल टू एल, और सभी फेसेस के एंगल को हम लोग क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। ध्यान दीजिए, इसको अगर हम लोग एक्स एक्सिस माने, इसको अगर हम लोग वाई एक्सिस मान रहे हैं, और इसको अगर हम लोग जेड एक्सिस एज्यूम करें, तो ए डिस्टेंस अगर एल है, तो यह डिस्टेंस भी एल और यह डिस्टेंस भी एल। अगर एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो एक्स और जेड के बीच का एंगल भी 90 डिग्री, और जेड और एक्स के बीच का एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल। इस क्यूबिक यूनिट सेल में देखिए तो 8 कॉर्नर होंगे, 1 3 4 5 6 7, अलग कलर से मैं लिख रहा हूँ,
90 डिग्री एंगल को हम लोग 6, 7 और 8 द 7th कॉर्नर। क्लियर? तो एक क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होंगे। अब जरा देखिए फेसेस कितने होंगे। फिर से मैं फिगर को ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, ऑलमोस्ट लेंथ को बराबर रखना है। अब जब हम लोग इसको बना रहे हैं तो उस समय ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मेजरमेंट हम लोग लेकर के बैठे हुए हैं, कि ऑलमोस्ट सेम अपीयरेंस होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए फेसेस की अगर बात करें, ये आपका क्या हो गया, अगर वाई एक्सिस है, यह अगर आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यह आपका जेड एक्सिस। तो फेसेस आपके देखिए तो एक तो एक्स जेड प्लेन में हो गए, उसी तरह से एक माइनस जेड एक्स प्लेन में होगा एक फेस, और एक फेस यह हो गया। तो दूसरा फेस जरा देखिए तो एक आपका ये प्लेन हुआ वाई और जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन का एक फेस हुआ, तो वाई जेड प्लेन के फेस हुए, और इसी तरह से वाई जेड प्लेन का फेस नीचे हुआ। अब अगला देखिए, एक आपका यह प्लेन हुआ, यानी कि एक्स वाई प्लेन, ये जो ऊपर दिख रहा है, और एक इसके जस्ट नीचे वाई जेड प्लेन होगा, यानी टोटल 6 फेसेस आर देयर। टोटल कितने होंगे? 6 फेसेस होंगे। अब जब कॉम्पैक्ट अरेंज करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसको 2 डायमेंशनली ऊपर से अगर कोई देखेगा, क्यूब क्यूब क्यूब, इस तरह के रिपीटिंग यूनिट से सॉलिड का निर्माण होना है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, माइन्यूटली वॉच करेंगे, तो 2 डायमेंशनल प्लेन में आपको क्या लग रहा है कि एक पॉइंट पर 4 क्यूब के कॉर्नर कॉमन होंगे, यानी फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज कॉमन फॉर 4 ओवरऑल क्यूब एंड 3 अदर। अगर यह कॉर्नर फर्स्ट क्यूब का है तो सेकंड का भी है, थर्ड का भी है, फोर्थ का भी है। अब इस 2 डायमेंशन को जरा 3 डायमेंशन में आप इमेजिन कीजिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने यूनिट सेल को रिपीट किया। अब जेड एक्सिस के अलॉन्ग कीजिए, इसके ऊपर भी क्यूब रखिए, इसके नीचे भी क्यूब रखिए। तो अब 1 के ऊपर भी क्यूब होगा, 2 के ऊपर भी क्यूब होगा, 3 के ऊपर भी क्यूब होगा, और 4 के ऊपर भी क्यूब होगा। तो इसके ऊपर क्यूब रखेंगे, उस क्यूब का निचला कॉर्नर यहीं पर जाकर के फिट होगा, इसके ऊपर के क्यूब का निचला कॉर्नर भी, यानी कि यहाँ पर सेकेंड लेयर के 4 और क्यूब आएंगे, और उसके कॉर्नर भी क्या होंगे? कॉमन। यानी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मार्केबल बात, कॉर्नर्स आर कॉमन फॉर 8 क्यूब्स। कॉर्नर्स आर कॉमन फॉर 8 क्यूब। तो अगर किसी कॉर्नर पर कोई एटम रखा हुआ है, तो उस कॉर्नर पर के एटम को, अगर उस कॉर्नर पर के एटम को अगर आप चाहेंगे कि निकालें कंट्रीब्यूशन इन 1 क्यूब, तो अगर यहाँ देखो तो अगर एटम को रखते हो तो 1/4 हिस्सा किसका है? फर्स्ट क्यूब का, 1/4 सेकेंड का, 1/4 थर्ड का, और 1/4 फोर्थ का। लेकिन अगर ऊपर भी अगर क्यूब रख देते हैं तो हर क्यूब का हिस्सा कितना आएगा? 1/8 1/8 1/8। तो किसी एक कॉर्नर पर रखे गए एटम का और एक क्यूब में कितना पोर्शन होगा? 1/8 पोर्शन होगा। अब फेसेस को जरा ध्यान से देखिए, अगर क्यूब को हम कॉम्पैक्ट अरेंज करें तो एक फेस से कॉमन कितने क्यूब होंगे? 2 क्यूब होंगे। तो अगर फेसेस पर अगर हम कोई एटम रखेंगे तो हाफ पोर्शन किसका होगा? एक क्यूब का होगा। हाफ पोर्शन एक क्यूब का, और हाफ पोर्शन दूसरे क्यूब। हाफ पोर्शन एक क्यूब का और हाफ पोर्शन दूसरे क्यूब का, यानी एटम प्लेस्ड एट द फेस इज कंट्रीब्यूटेड हाफ इन 1 क्यूब एंड हाफ इन अदर क्यूब। अब देखिए जरा, इतना अगर आप समझ रहे हैं तो जरा नेक्स्ट समझिए कि इस क्यूबिक यूनिट सेल को फर्दर 3 अलग यूनिट ब्रेविस लैटिस में क्लासिफाई किया गया,
ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। उसमें पहला आया सिंपल क्यूबिक सेल। पहला क्या आया? सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल को BCC कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको FCC कहते हैं। सिंपल क्यूबिक में कहता है कि क्यूबिक यूनिट सेल है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होगा, एंगल बिटवीन डिफरेंट सेम होंगे और 90 डिग्री होंगे, इक्वल एंड 90 डिग्री। तो सिंपल क्यूबिक में कहता है कि वन एटम और मोलेक्यूल और आयन एट द कॉर्नर ऑफ इच क्यूब, एट द इच कॉर्नर ऑफ क्यूब। बॉडी सेंटर्ड का कहता है, बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? वन एटम और मोलेक्यूल और आयन एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब, एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड वन एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर वह पॉइंट होगा, जैसे अगर इस रूम को अगर हम मान लेते हैं क्यूब, तो बॉडी सेंटर वो जगह होगा जहां से हर वॉल का डिस्टेंस सेम होगा या हर कॉर्नर का डिस्टेंस सेम होगा। यानी ऐसा नहीं कि किसी फर्श पर नहीं होगा, दोनों फर्श के बराबर डिस्टेंस पर होगा, इस दोनों वाल के बराबर डिस्टेंस पर और इस दोनों वाल से भी इक्वी डिस्टेंटली प्लेस्ड होंगे। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा? वन एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस एट इच कॉर्नर, जरा ध्यान से समझिएगा, एंड वन एट द सेंटर ऑफ इच फेस। तो हमारे टोटल कितने थे? 6 फेस थे, तो हर फेस के सेंटर पर एक एक एटम, और 8 कॉर्नर है तो हर कॉर्नर पर एक एक। बॉडी सेंटर में क्या है? 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर एक एटम, वन एटम एट इच कॉर्नर, और बॉडी सेंटर एक है तो एक बॉडी सेंटर पर। सिंपल क्यूबिक में क्या है? 8 कॉर्नर पर एक एक एटम। तो अब हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। जरा देखिए तो, सिंपल क्यूबिक का जब हम लोग फिगर बनाएंगे, सिंपल क्यूबिक का फिगर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का फिगर और FCC का फिगर दीजिए। सिंपल क्यूबिक सेंटर, सिंपल क्यूबिक ऐसा होगा, हर कॉर्नर पर, क्यूब के हर कॉर्नर पर एक एक एटम, एक एटम हर कॉर्नर पर। 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर पर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे, 8 कॉर्नर पर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यह सिंपल क्यूबिक का 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट पैटर्न हुआ। बॉडी सेंटर्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बॉडी सेंटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हर कॉर्नर पर एक एक एटम और हर फेस पर नहीं, बॉडी सेंटर पर एक एटम, हर कॉर्नर पर एक एक एटम, वन एटम और मॉलिक्यूल और आयन एट द ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब, और वन एट बॉडी सेंटर। यानी ऐसा नहीं कि ऊपर वाले फेस पर नहीं ना नीचे वाले फेस पर, किसी फेस पर नहीं रखना है, हर फेस से इक्वल डिस्टेंटली बॉक्स के अंदर बॉडी सेंटर पर एक एटम को। फेस सेंटर्ड में क्या है? हर कॉर्नर पर तो एक एटम या एक मोलेकुल या एक आयन रहेंगे ही रहेंगे, वो तो कॉमन है। हर कॉर्नर एटम से ऑक्युपाइड होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ऑक्युपाइड होंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, हर फेस के सेंटर पर एक एक। तो फिगर के क्लैरिटी के लिए ऊपर के फेस के सेंटर पर अगर एक एटम रख रहे हैं तो नीचे के फेस सेंटर पर भी एक एटम। उसी तरह से अगर हम लेफ्ट साइड के इस फेस के सेंटर पर अगर एक एटम रख रहे हैं तो इस फेस के सेंटर पर भी एक एटम को रखना होगा। और उसी तरह से जरा ध्यान दीजिए,
अगर इस फेस के सेंटर पर, जो बाहर के तरफ फेस है, इस फेस के सेंटर पर अगर एक एटम है, तो जो अंदर के तरफ फेस है उसके सेंटर पर भी एक एटम होंगे। यानी टोटल 6 फेस, हर फेस के सेंटर पर एक एक एटम। तो अब अगर हमको नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और आयन पर यूनिट सेल अगर कैलकुलेट करना हो, जिसका वैल्यू हम लोग जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जरा देखिए तो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा, जेड विल बी इक्वल टू हर कॉर्नर पर 1/8 एटम। या भाई हमने कहा था कि कॉर्नर्स आर कॉमन फॉर 8 आइडेंटिकल क्यूब। तो किसी क्यूब के कॉर्नर पर अगर एक एटम हमने रखा है, तो उस एक एटम का 8 क्यूब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी उस एटम के 1/8 पोर्शन एक क्यूब में, 1/8 पोर्शन दूसरे क्यूब में, और इस तरह से 8 क्यूब में 1/8 1/8 1/8 पोर्शन। तो हर कॉर्नर पर 1/8 एटम, और टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो गए आपके सिंपल क्यूबिक में, 1 हो गए। नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो गए, 1। जेड बिकम्स इक्वल टू 1। अब बड़ी सेंटर के लिए जेड का वैल्यू देखिए, हर कॉर्नर पर 1/8 एटम और टोटल 8 कॉर्नर है। एक क्यूब के बड़ी सेंटर में जो एटम है उसका दूसरे क्यूब से कोई लेना देना नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। बड़ी सेंटर इज नॉट कॉमन फॉर क्यूब। इस कमरे के अगल बगल में बाएं दाएं ऊपर नीचे हर तरफ अगर हम रूम ही रूम बना दें, तो फेसेस कॉमन दो अलग अलग रूम के लिए हो सकते हैं, कॉर्नर 8 रूम्स के लिए कॉमन हो सकते हैं, लेकिन इस रूम के अंदर का इसका जो बॉडी सेंटर है वो किसी और के साथ शेयर नहीं होगा, ये कॉमन नहीं होगा। यानी बॉडी सेंटर पर रखा हुआ एक एटम होल एंड सोल उसी क्यूब का होगा। यहाँ से नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल देखिए तो बॉडी सेंटर का कितना हो गया, 2। एंड सिमिलरली अगर एफ सेंटर का अगर हमको नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालना है, देखिए तो हर कॉर्नर पर 1/8 एटम, टोटल 8 कॉर्नर, तो 1/8 कैंसिल हो गया, 1 एटम। हर फेस के सेंटर पर एक एटम रखा हुआ है, और अभी हमने बतलाया कि फेसेस आर कॉमन फॉर 2 क्यूब। जैसे ये वाल है, बोर्ड को एक वाल मानिए, तो बोर्ड के बाहर इस तरफ हमारे साइड का कमरा और एक बोर्ड के पीछे का कमरा क्यूब कॉमन होगा। तो इस वाल पर, वाल इमेजिनरी है, कोई थिकनेस विकनेस नहीं है जी, यूनिट सेल के वाल का थिकनेस नहीं है। तो अगर इस इमेजिनरी लाइन पर अगर कोई एक एटम रखें, तो आधा एटम इस तरफ रहेगा और आधा एटम पीछे रहेगा। यानी कि हर फेस के सेंटर पर रखे गए एटम का हाफ पोर्शन एक क्यूब में और हाफ पोर्शन दूसरे क्यूब में। तो हर फेस के सेंटर पर हाफ एटम है, और फेसेस टोटल कितने हैं, 6। देखिए तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 3 + 1, यानी जेड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू। अब देखिए तो इस जेड में डिफरेंस के चलते बहुत सारे प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए, और वो प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा। सिंपल क्यूबिक का Z1, बॉडी सेंटर्ड का Z2, और फेस सेंटर्ड का Z वैल्यू 4। अब यहीं पर एक टर्म हम लोग को निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, और लिखता है कि परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट इज एटम मॉलिक्यूल और आयन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। इसको और शॉर्ट में लिखते हैं तो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी कितना आ जाएगा, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और आयन हो सकते हैं। एंड दीज ऑल आर स्फेरिकल। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब जितना एटम है उतना 4/3 पाई आर क्यूब होगा। यानी जेड का वैल्यू आपको रखना होगा, जेड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल,
और 4/3 पाई आर क्यूब एक एटम का वैल्यू। तो 4/3 पाई आर क्यूब एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, और जेड नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोग क्या लिखेंगे, एल क्यूब। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, इसलिए एल इंटू एल इंटू एल। परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकलेगा। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, आर और एल दो अननोन है, दिया हुआ नहीं रहेगा, और पैकिंग एफिशिएंसी ड्राइव करने के लिए बोलेगा। तो अगर हम लोग आर को एल के टर्म में एक्सप्रेस कर दें या एल को आर के टर्म में एक्सप्रेस कर दें, तो आर से आर या एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और बाकी सभी क्वांटिटी नोन है। अलग अलग क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड वैल्यू अलग अलग पता है, पाई का वैल्यू पता है, तो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो अब जरा देखिए, सिंपल क्यूबिक सेल का हम निकालते हैं। तो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, पैकिंग फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। तो अब अगर हमको एल को आर के टर्म में लेना है, से भी हम लोग पढ़े थे सॉलिड का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देखिए, एक छोटा छोटा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंस आगे चल करके हो जाता है। सॉलिड में हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन के बीच फिजिकल टच होता है, दे आर टाइटली पैक्ड, यानी कम से कम एक एक्सिस ऐसा होना चाहिए जहां एटम टू एटम फिजिकली टच हो। तो फिजिकल टच इज नेसेसरी, फिजिकल टच इज नेसेसरी बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द केस ऑफ सॉलिड। तो अब सिंपल क्यूबिक में आपके 8 कॉर्नर हैं, और आठों कॉर्नर पर एक एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन है। अब एटम जो आपस में कांटेक्ट में होंगे, वे कॉर्नर के एटम ही कांटेक्ट में होंगे। तो अब इस कॉर्नर का एटम जो होगा वो अपने बगल के इस कॉर्नर के एटम से टच्ड होगा, इस कॉर्नर के एटम से टच्ड होगा, और इस कॉर्नर के एटम के टच्ड होगा। तो इसका अगर हम फिगर बनाते हैं, तो एक कॉर्नर का एटम अपने बगल के दूसरे कॉर्नर के एटम से क्या है, टच्ड, यानी एज के अलोंग कंटिन्यूटी। उसी तरह से अगर इस कॉर्नर पर एक एटम अगर हम रख रहे हैं, तो अपने बगल के कॉर्नर के एटम से क्या होगा, टच्ड, यानी एज के अलोंग क्या है, कंटिन्यूटी है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यह एज लेंथ कितना है, एल है, और इस एज लेंथ एल में आपके दो एटम के रेडियस इन्वॉल्व हैं, आर एंड आर। ध्यान दीजिए, इस एटम का रेडियस आर और इस एटम का रेडियस आर, और यह पूरा का पूरा लेंथ कितना है, एल है। यानी कि एक रिलेशन हमारा कंटिन्यूटी के चलते लेंथ और रेडियस के बीच निकला कि लेंथ इज इक्वल टू आर, लेंथ इज इक्वल टू 2r। एंड सिंपल क्यूबिक सेल है, इसलिए इस सिंपल क्यूबिक सेल का जेड वैल्यू कितना आया, 1, जो हम लोग जस्ट पिछले अभी स्लाइड में डिस्कस किया। तो अब जरा देखिए, तो आप परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी आप निकालना चाह रहे हैं, तो जेड के जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। जेड के जगह पर आप क्या रखिएगा, 1 रखिएगा। तो 1 का वैल्यू तो कुछ रखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद 4/3 पाई आर क्यूब, और लेंथ एल क्यूब रखना है। एल के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, 2r, यानी 2r का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना, 8, और r क्यूब इंटू 100, यही रखेंगे। अब देखिए, तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल होगा, तो अब परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी हमारे कितने आ गए जी। देखिए, तो 4 से 8 कटा, 2 बचा, यानी पाई/6 इंटू 100। और पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। अब देखिए, तो 3.14 यानी 314 इंटू 100, 314/6 परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी आया। ठीक है, यानी कि लगभग लगभग 52% पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट किया। व्हाट एक्चुअली पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स, व्हाट डज इट मीन। पैकिंग एफिशिएंसी वो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम है सॉलिड क्रिस्टल का विच इज ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल,
and the rest volume is empty, and the empty three-dimensional volume of solid is termed as void. खाली जगह, यानी कि सिंपल क्यूबिक में 52% ही 52% वॉल्यूम जो है वो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से पैक्ड हैं, एंड रेस्ट 48% जो है वह इम्पटी है। और इसी इम्पटी थ्री डाइमेंशनल स्पेस को विद इन सॉलिड जो लाई करता है, इसी को हम लोग कहते हैं वॉइड। तो वॉइड्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यह क्या है? फ्रैक्शन ऑफ या परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी जो आपने निकाला 52%, यह एक्चुअली क्या है? परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्युपाइड बाई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और वह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो। और बाकी जो है वो क्या है? एम्प्टी स्पेस है, जो खाली रहेगा। देखिए, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्पेस ऑफ यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक सेल इज एम्प्टी। क्लियर? अब इसी तरह से अगर हमको पैकिंग इफिशियंसी अगर निकालना हो बॉडी सेंटर्ड का, तो ये आपके लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ योर सेल्फ। एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ फेस सेंटर्ड का, कैसे निकालेंगे। एफ तो फेस सेंटर्ड में क्या कंडीशन है कि हर कॉर्नर पर तो एक एक एटम, एक एक मॉलिक्यूल और आयन है ही। अब अगर कॉर्नर के एटम के साथ, कॉर्नर के एटम के साथ अगर कॉमन हो जाएं, फिजिकल टच में आ जाएं, तब तो सेंटर पर एटम को रखने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं होगा। यानी कि अलोंग एज देयर विल नॉट बी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी नहीं हो सकता, क्योंकि फेस के सेंटर पर भी हमको एक एटम को क्या करना है? एडजस्ट करना है। और अब फेस के सेंटर पर उतना जगह ही नहीं बचा है कि हम एटम को रख सकें, ओवरलैपिंग हो जा रहा है, ओवरलैपिंग हो जा रहा है। तो इसके रियल पिक्चर क्या होंगे, फिर से जरा देखिए। ऐसा हो सकता है कि हर फेस का एटम एक दूसरे से टच नहीं हो, थोड़ा दूर दूर हो, सो दैट कि बीच में एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाए, और वो बीच में सरफेस के फेस के सेंटर पर एक एटम को हमने रखा। तो अब देखिए, तो कंटिन्यूटी तो है, बट दिस कंटिन्यूटी इज नॉट अलोंग द एज, दिस कंटिन्यूटी इज अलोंग द फेस डायगोनल। एटम एटम एटम, लेंथ के लॉन्ग, एज के लॉन्ग अगर जा रहे हैं तो एटम एम्प्टी स्पेस, एटम एम्प्टी स्पेस, एटम एम्प्टी स्पेस, एटम एम्प्टी स्पेस। अब देखो तो जरा, यह जो है यह रेडियस आर के बराबर, एटम का रेडियस आर हुआ, यह डायमीटर 2r, और यह कितना हुआ? r। अब जरा देखो तो एज लेंथ हमारा कितना है? l है और l है, तो यह डायगोनल जो हमारा होगा यह क्या होगा? √2l। डायगोनल जो हमारा क्या है वो कितना होगा? √2l। और यह कितने आर के बराबर है? 4r के बराबर है। यानी कि l बराबर 4/√2r, यानी कि √2r, √2r l का वैल्यू आया। अब इसके अगर पैकिंग एफिशिएंसी आपके निकालने हैं, देखिए बड़ा सिंपली, फेस सेंटर्ड के लिए तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे जेड, तब 4/3 πr³, एक एटम का वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम, इंटू एल क्यूब। फेस सेंटर्ड के लिए एल वैल्यू कितना है? जेड वैल्यू 4, अभी हम लोग निकाला था। नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन पर यूनिट सेल इन द केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज 4। और इसको क्या करना है? 4/3 πr³। और अभी लेंथ की जगह पर हम लोगों ने क्या लिया था? 2√2r³।
तो आर क्यूब कर दीजिए और 2 का क्यूब कीजिएगा कितना होगा 8, और 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा 2√2। देखिए तो ये 4 × 4 यानी 16/8, 2, और इस 2 से 2 कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, इंटू 100 तो करने ही थे। तो अब देखिए तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गया, π/3√2, ठीक है, इंटू 100, π/3√2 इंटू 100। सिंपल क्यूबिक का कितना आया था π/6, तो π/6, 6 से 3√2 क्या है, कम है, यानी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे लगभग लगभग 73% के आसपास आएगा। तो देखिए सिंपल क्यूबिक में जेड कितना था 1 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस पर यूनिट सेल। स्पेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस कितने हो गए थे 4 हो गए थे, और इसलिए ज़्यादा अगर नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस हो रहा है तो ऑफ कोर्स परसेंटेज इफिशियंसी बढ़ेगा, और 52 से वो बढ़ करके 74 के राउंड अबाउट आ गया। ठीक है, तो इसके बढ़ने का कारण नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बढ़ना हुआ, यानी यहाँ वॉइड जो है उसका वॉल्यूम कम होगा, यानी कि मोस्ट क्लोजली पैक्ड यूनिट सेल जो होंगे वो क्या होंगे, सिंपल क्यूबिक सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो उसमें हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को प्रायोरिटी दें। क्लियर। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिट क्यूबिक सेल क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या हैं, उस यूनिट सेल का क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पर क्यूबिक यूनिट सेल हम लोगों ने डिसाइड किया जिसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट यानी ए बी और सी बराबर थे, विच इज इक्वल टू एल, अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल बिटवीन डिफरेंस फेसेस आर सेम। और वैसे यूनिट सेल को हम लोगों ने क्यूबिक यूनिट सेल के अलग अलग टाइप थे, और उस अलग अलग क्यूबिक यूनिट सेल के जेड वैल्यू अलग अलग थे। सिंपल क्यूबिक का जेड वैल्यू कितना था 1, बॉडी सेंटर्ड का जेड वैल्यू कितना था 2, और फेस सेंटर्ड का कितना था 4। अब उस जेड वैल्यू के डिफरेंस होने के चलते परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी डिफर कर गया, क्योंकि परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी क्या था, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम occupied by constituent particle, एंड 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी जो था वो बतलाता था वॉइड्स, और वॉइड्स क्या होते थे 3 डायमेंशनल एम्प्टी। सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड का हमने क्या किया, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकाला। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, देखिए कंटिन्यूटी को निकाला, यानी लेंथ और रेडियस के बीच का डिस्टेंस निकाला। तो सिंपल क्यूबिक में 2r आया, और बॉडी सेंटर्ड में कितना आया, लेंथ इज इक्वल टू 2√2r। और यही की कंसेप्ट था, इसको हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट कर दिया, जेड का वैल्यू पता था, एल को आर के टर्म में हमने बदला, आर से आर कैंसिल आउट हुआ, और परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकला। सिंपल क्यूबिक का 52%, सिंपल क्यूबिक के 52%, और फेस सेंटर्ड के 72-74% के आसपास राउंड अबाउट। और इस दोनों में डिफरेंसेस का कारण जेड वैल्यू का डिफर होना। तो आज आप लोग जाकर के इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक से। वो मैं डू योर सेल्फ करके छोड़ा हूँ, उसमें अब आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है कहाँ लाइन ऑफ कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगा, और उस लाइन ऑफ कंटिन्यूटी पर एटम मॉलिक्यूलर आयन के अरेंजमेंट पैटर्न को आप देख करके आप लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन निकालेंगे। और जब उतना निकाल लेंगे तो जेड वैल्यू बी सी का क्या है 2, एल और आर का वैल्यू पता हो जाएगा, एल को आर के टर्म में लिखेंगे, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, और आपका पैकिंग इफिशिएंसी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, डू योर वर्क फॉर नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।